हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में डिस्कस की। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिपेंड करते हैं कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, और कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है वो डिपेंड करेंगे कितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। आप यूं कह सकते हैं इन एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन कितनी है, इस वाले लेवल में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन ज़्यादा है और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब करते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वाले ट्रांजिशन में ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ, तो हम इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग में जो पीक आते हैं उस पीक के जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल मींस ग्राउंड एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन के निस्बत में हायर एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन कितनी है, एंड दिस रिलेटिव पॉपुलेशन इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ and is equal to exponential of minus Ej divided by Kt, where Ej is the rotational energy। तो हम रोटेशनल एनर्जी की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो इस वाले फैक्टर को, इस वाले पैरामीटर को हम बोल्ट्जमैन एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। जब आप इस फैक्टर को देखते हैं, जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, बी के जो वैल्यू है वो अगर आप कांस्टेंट रखते हो, एच एंड सी इज द कांस्टेंट, तो जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डिपेंड करते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ जे। ऑन द वैल्यू ऑफ जे मीन्स जितना आप हायर एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं, अगर हम रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो माइनस की वजह से जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा। आप यूं कह सकते हैं कि रिलेटिव पॉपुलेशन जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज की वजह से, रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज होने से रिलेटिव पॉपुलेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। आप यूं कह सकते हैं इस वाले में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें उससे कम है, इसमें उससे कम है। और जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो इस वाले में मॉलिक्यूल ज़्यादा ट्रांजिशन दिखाएंगे, इसमें मॉलिक्यूल कम है तो कम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, इसमें उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। तो हमारे ग्राफ पे, स्पेक्ट्रा पे जो पीक आएंगे इस ट्रांजिशन के लिए, जो पीक के जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वाले ट्रांजिशन का जो इंटेंसिटी है वो कम होंगे, इस वाले ट्रांजिशन का कम होंगे, इस वाले ट्रांजिशन का कम होंगे। तो इंटेंसिटी जो है रिलेटिव पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं, और रिलेटिव पॉपुलेशन जो है क्वांटम नंबर इंक्रीज की वजह से हायर एनर्जी लेवल की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो रिलेटिव इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन का डिक्रीज होते हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो रिलेटिव पॉपुलेशन है या जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करते हैं ऑन द डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल। डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मीन्स कितनी स्टेट्स हैं उस रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, कितनी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, और इस तरीके को हम डिजेनरेसी कहते हैं। और वो जो डिजेनरेसी है वो हम निकालते हैं, एंड इस डिजेनरेसी इज गिवन बाय 2j and +1। तो इस पे डिपेंड करते हैं। जब आप इसमें देखेंगे तो j का वैल्यू है, और अगर आप हायर एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं, हायर रोटेशनल क्वांटम नंबर की तरफ चले जाते हैं, तो डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज। इसमें आपके पास जे के जो वैल्यू आप 0 डालेंगे तो यहाँ पे डिजेनरेसी जो है वो 1 आएंगे। इसमें सिर्फ एक ही रोटेशनल एनर्जी लेवल होगा, इसमें 3 आते हैं तो 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैविंग द सेम एनर्जी होंगे, इसमें 5 होंगे। तो इंटेंसिटी जो है दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। वन इज द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड सेकंड इज द डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इंटेंसिटी जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द relative population, and it's equal to minus exponential of bj into j plus 1 and hc divided by kt. This is the exponential Boltzmann exponential factor and the product of the degeneracy factor 2j plus 1। तो जब आप इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे, अगर हम j का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, बोल्ट्जमैन एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसका वैल्यू कम होंगे, तो रिलेटिव पॉपुलेशन के जो वैल्यू है वो कम होंगे। लेकिन जे वैल्यू इंक्रीज से डिजेनरेसी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल, डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है। तो एक पैरामीटर जो है जे का वैल्यू इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पैरामीटर जे का वैल्यू इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा है। तो जब आप इनको ग्राफ के जरिए प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ से हम जे का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास जे का वैल्यू है 0, 1 and 2 and 3 and 4 and 5,
और यहाँ से हम इंटेंसिटी लिख रहे हैं या रिलेटिव पॉपुलेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो एक्चुअल में क्या होती है, जब आप जे का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीज करते हैं। लेकिन ये वाले जो टर्म है वो इंक्रीज हो रहा है जे की वैल्यू के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, इस तरह इंक्रीज होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो रिलेटिव पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो रिजल्टिंग जो इफेक्ट है इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट होता है। और जब आप देखते हैं तो कुछ जे के वैल्यू तक, up to a certain value of j, the effect of the degeneracy dominates। डिजेनरेसी का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करते हैं, तो उस वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन के जो वैल्यू है वो पहले इंक्रीज होता है। और जब रिलेटिव पॉपुलेशन का वैल्यू इंक्रीज होता है तो स्पेक्ट्रा पे जो पीक है उस पीक की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होता है। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, अप टू ए सर्टेन वैल्यू ऑफ जे, पहले कुछ जे के वैल्यू तक रिलेटिव पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल। और उस जे के वैल्यू के बाद फर्दर जब आप जे का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये जो बोल्ट्जमैन एक्सपोनेंशियल फैक्टर के जो वैल्यू है वो डोमिनेट करते हैं, और इसके वैल्यू की वजह से जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होता है। और जब रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीज होता है तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होता है। तो हमारे पास इस तरीके के ग्राफ आते हैं, और जब आप स्पेक्ट्रा पे देखेंगे तो हमें स्पेक्ट्रा पे ऐसे आते हैं, इंक्रीज पीक रीच टू ए मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू ए जे वैल्यू, और उस जे को हम नाम दे देते हैं जे मैक्स, हम कहते हैं जे मैक्स, फिर इसके बाद डिक्रीज होता है। तो ये है हमारे पास एक्चुअल स्पेक्ट्रा ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और उस रोटेशनल स्पेक्ट्रा के पीक के जो इंटेंसिटी है वो इस तरह आते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक पावरफुल टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं, और उन सारे के सारे एप्लीकेशंस में से हमें सिर्फ एक ही जो एप्लीकेशन है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो हमें डिस्कस करनी है। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ज़रिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एटम है और ये दूसरा एटम है, ए एंड बी एटम, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, इन एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं थ्रू दी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हम मॉलिक्यूल की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वी नो जब मॉलिक्यूल जो है रोटेट करते हैं तो वो रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस नोन एज द रोटेशनल एक्सिस, और ये जो रोटेशनल एक्सिस जो है वो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब ये रोटेट करते हैं तो उसके साथ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होती है म्यू एंड आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, और इस रिड्यूस्ड मास की जगह पे m1 एंड m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एटम का मास जो है m1 है, इस एटम का मास जो है m2 है। अगर हमारे पास मास ऑफ द एटम पता हो तो हम रिड्यूस मास के जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन के जरिए निकाल लेते हैं। ओके, एंड आल्सो वी नो that the rotational constant b is equal to h divided by 8 pi square and I and c। जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो h is the Planck कांस्टेंट टर्म है, ये है पाई जो है 3.14 आप डाल सकते हैं, I is the moment of inertia and c is the constant। तो ये वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू है ये वाली हम इजीली निकाल सकते हैं थ्रू दी वैल्यू ऑफ b। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट c का जो वैल्यू है हमारे पास पता है, तो हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का जो वैल्यू है वो डिटरमिन कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। b का वैल्यू अगर आपको पता हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालते हैं। अब b का वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं, जब आप स्पेक्ट्रा पे देखते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे देखते हैं तो हमारे पास एक लाइन जो है वो आते हैं 2b पे, और एक लाइन आते हैं हमारे पास 4b पे, और एक लाइन आते हैं हमारे पास 6b पे। आप यूं कह सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे
जो पीक आती है वो पीक आती है एट द फ्रिक्वेंसी, एट द एनर्जी ऑफ 2b, एट द एनर्जी ऑफ 4b, एट द एनर्जी ऑफ 6b, एट द एनर्जी ऑफ 8b। और इन दो लाइन के बीच में, स्पेक्ट्रल लाइन के बीच के जो डिस्टेंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं और वो बराबर हैं 2b और 4b के बीच में 2b का डिफरेंस, 4b और 6b के बीच का जो डिफरेंस है वो 2b है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2b है। तो जब आप स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ये वाले जो स्पेक्ट्रा है वो बेसिकली ऐसे आता है। हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, J इज इक्वल टू 0 एंड J इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 3। तो अगर ये वाली ट्रांजिशन होता है, ये हमारे पास 0 एनर्जी है, ये 2b है, तो इन एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2b है। तो जब ये ट्रांजिशन होती है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्ब होंगे और वो फ्रिक्वेंसी रेजोनेट होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल। और अगर ये ट्रांजिशन होती है, इस ट्रांजिशन के लिए हमारे पास ये पीक आ गया, तो इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2b है। और ये जो 2b है, 2b का जो एनर्जी है वो बराबर होगा ना द फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन विच गेट एब्जॉर्ब्ड, इसके एनर्जी के बराबर होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हुआ है, माइक्रोवेव रेडिएशन जो इस ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब होंगे, उस माइक्रोवेव के एनर्जी और इन दो एनर्जी लेवल, इन दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर होंगे। आप यूं कह सकते हैं द फ्रिक्वेंसी विच इज एब्जॉर्ब, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब, whose frequency correspond to the energy difference between these two energy level। और हमारे पास अगर ये ट्रांजिशन होता है तो इन दो ट्रांजिशन, हमारे पास ये 2b है, ये हमारे पास है 6b, इन दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है हमारे पास 4b है। तो 4b एनर्जी लेवल्स, 4b एनर्जी के बराबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए हमें एक अलग से फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होंगे और वो फ्रीक्वेंसी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो एनर्जी है वो इन दो एनर्जी के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होंगे, तो वो 4b के बराबर होंगे। तो 4b पे हमें एक पीक आते हैं। सेम उसी तरह इस ट्रांजिशन को जब आप देखेंगे तो 6b अमाउंट ऑफ एनर्जी पे एक ट्रांजिशन आते हैं। और यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक अलग सा फ्रीक्वेंसी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1200 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 1800 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कुछ और फ्रीक्वेंसी आएंगे। तो जो 2b है, दो पीक के बीच के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो बेसिकली बराबर होगा ना, 2b के जो डिफरेंस है, दो पीक के बीच के जो डिफरेंस है वो बराबर होंगे डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो फ्रीक्वेंसी है इस वाले ट्रांजिशन का है और ये जो फ्रीक्वेंसी है इस वाले ट्रांजिशन का है। और इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग में हमें ये एक पीक आएगा, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग में हमें ये एक, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग में और इस फ्रीक्वेंसी पे हमें ये एक पीक आएंगे। तो स्पेक्ट्रा पे आपको नीचे से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया जाता है, तो हम दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हम ले लेते हैं और वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है किसके बराबर होंगे, हमारे पास 2b के बराबर होंगे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं 2b जो है वो बराबर होंगे डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू स्पेक्ट्रल लाइन के दो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होंगे। और ये जो डिफरेंस है आप स्पेक्ट्रा से निकाल सकते हैं इजीली। तो स्पेक्ट्रा पे आपको नीचे से फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1200 पे एक पीक आ गया, दूसरा 1800 पे पीक आ गया, तो हम इजीली लिख सकते हैं 1800 माइनस 1200, और ये जो डिफरेंस है फॉर एग्जांपल 600 जो डिफरेंस है, 600 हार्ट्स जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 2b के बराबर। आप इजीली b के जो वैल्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। मींस b के जो वैल्यू है हमारे पास 300 आ गया। तो हम क्या कर लेते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के जरिए हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं। हम उस मॉलिक्यूल पे माइक्रोवेव रेडिएशन डाल देते हैं, एक्सपोज करते हैं हम मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, और वो मॉलिक्यूल जो है उस मॉलिक्यूल का एक स्पेक्ट्रा आएंगे और उस स्पेक्ट्रा से हम डेल्टा वी का वैल्यू निकालते हैं। और डेल्टा वी मीन्स दो फ्रिक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो वो जो
दो फ्रिक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास बराबर होती है 2b, और यहाँ से इस इक्वेशन से हम b का वैल्यू निकालते हैं, और जब b का वैल्यू आपको पता चलते हैं तो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ i। जो ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आते हैं, i का वैल्यू आते हैं, तो हम इस i के वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, m1 एंड m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास है रिड्यूस मास, एंड r स्क्वायर इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो r स्क्वायर के जो वैल्यू आएंगे, i इज इक्वल टू म्यू, म्यू का जो वैल्यू है आप इजीली निकाल सकते हैं बाय नोइंग द मास ऑफ द एटम का मास अगर आपको पता है तो म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन आर स्क्वायर वेयर आर इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हम आर स्क्वायर जो है हमारे पास होंगे, हम आई डिवाइड बाय म्यू होगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइड बाय म्यू होंगे। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई का जो वैल्यू हमें चाहिए, म्यू का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। आई का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालने के लिए हमें बी का वैल्यू चाहिए, और बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें स्पेक्ट्रा चाहिए। हम मॉलिक्यूल को एक्सपोज करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन पे, माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ हम एक्सपोज करते हैं, तो मॉलिक्यूल का एक स्पेक्ट्रा आते हैं, और उस स्पेक्ट्रा से हम दो पीक के बीच का जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस है वो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, और वो फ्रिक्वेंसी जो है वो बेसिकली बराबर होती है 2b के बराबर। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकालते हैं, और जो ही b का वैल्यू आपको पता चलते हैं हम i का वैल्यू निकालते हैं, i का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, म्यू का वैल्यू आप यहाँ इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वी कैन इजीली डिटरमिन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच के जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जिसे हम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं या बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं।